नमस्कार दोस्तों, Y1 स्टडी पॉइंट पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज मैं आप सभी लोगों को रीजनिंग का महाज्ञान देने के लिए हाजिर हूँ। तो आइए सीखते हैं रीजनिंग के विषय में। फ़िलहाल दो बातें तब तक आप लोगों से हो जाएं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पैंडमिक, ये महामारी कोरोना, जिससे पूरा विश्व आहत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही सरकार की तरफ से आदेश होगा, लॉकडाउन ख़त्म होगा, जो वैकेंसियां हैं वो आएंगी और जितनी भी पुरानी वैकेंसियां हैं, जो अभी जिनका एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, वो सब एग्ज़ाम होंगे सब। तो आशा करते हैं आप लोग अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे। और आइए फ़िलहाल शुरू करते हैं रीजनिंग का महाज्ञान। थोड़ा सीखते हैं कि रीजनिंग है क्या और रीजनिंग को कैसे समझा जाए, रीजनिंग को कैसे पढ़ा जाए, रीजनिंग को कैसे सीखा जाए, रीजनिंग को कैसे जाना जाए। एक अद्भुत सब्जेक्ट है अपने आप में। रीजनिंग का अर्थ होता है हिंदी में तर्क शक्ति, यानी आप किसी चीज़ पर कितना तर्क दे सकते हैं। हमारे अपने व्यवहार में भी हम तर्क का इस्तेमाल करते हैं तमाम चीज़ों के लिए। वैसे ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें पहले पढ़ाया नहीं जाता। जैसे कि शुरुआती क्लास में क्लास 1, 2, 3 से लेकर 10th तक या 12th तक रीजनिंग हमें पढ़ाया नहीं जाता प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन परोक्ष रूप से हम रीजनिंग को सीखते रहते हैं। तो इसीलिए हमारे इस तर्क ज्ञान को परखने के लिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें रीजनिंग का जो सिलेबस है वो डाल दिया जाता है। तो वही रीजनिंग हम सीखते हैं कि रीजनिंग के विषय में तो थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर रीजनिंग का हिंदी में अर्थ होता है तर्क शक्ति। रीजनिंग को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है वर्बल रीजनिंग, और दूसरा पार्ट है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो हम आज सर्वप्रथम जो चालू कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग हम करेंगे, जहाँ से वर्बल रीजनिंग से स्टार्टिंग करेंगे। और इसका पहला ही जो चैप्टर है, पहला ही जो अध्याय है, वो हम चालू कर रहे हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के विषय में आप सभी लोग जानते होंगे, कक्षा 1 से ही पढ़ते चले आए हैं अल्फ़ाबेट को। अल्फ़ाबेट का हिंदी में अर्थ होता है वर्णमाला। तो आज हम सीखेंगे वर्णमाला। आप लोगों को सुनकर हंसी भी आ रही होगी कि वर्णमाला सर सिखाने जा रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं। लेकिन हम मजाक नहीं कर रहे हैं, सही कह रहे हैं कि आज हम सीखने जा रहे हैं वर्णमाला, यानी ABCD, जिसे कहते हैं ABCD, A to Z। तो आज हम सीखने जा रहे हैं वर्णमाला A to Z। इसमें कुछ नया सीखते हैं। ABCD हम थोड़ी सिखाएंगे कि हम ABCD, EFGH आपको याद करवाएंगे। हम आपको ABCD, EFGHIZ ये सब नहीं याद करवाएंगे। हम आपको याद करवाएंगे इनकी प्लेस वैल्यू, कि रीजनिंग में अल्फ़ाबेट्स का जो प्रयोग किया जाता है, अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं की प्लेस वैल्यू का प्रयोग करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और वही आपकी परीक्षाओं में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपकी प्रवेश परीक्षाओं में, आपकी जो नौकरी के लिए भी जो एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी परीक्षाओं में यही पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स को हम कैसे याद कर सकते हैं। 2-3 तरीके आप लोगों को हम सिखाएंगे अल्फ़ाबेट्स याद करने के। तो रीजनिंग का अर्थ होता है तर्क शक्ति, तर्क ज्ञान। तो रीजनिंग का ये जो महाज्ञान है बेसिकली 2 पार्टों में डिवाइड है। एक है वर्बल रीजनिंग, दूसरा पोर्शन है नॉन वर्बल रीजनिंग।
और वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत कई चैप्टर आते हैं, जिसमें पहला चैप्टर आज हम सीखने जा रहे हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का हिंदी में अर्थ होता है वर्णमाला, और वर्णमाला का मतलब ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं। और इन लेटर की प्लेस वैल्यू हम सीखेंगे आज, कि इनकी प्लेस वैल्यू को किस तरह से याद किया जाए। पहला तो हम ये सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे कि इनका प्रयोग करके किस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिलहाल आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए स्वीट्स आ रहा है। अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू जानने से पहले हम अल्फ़ाबेट के लेटर की प्लेस वैल्यू जानने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स, इसमें टोटल 6 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं, पहला जो बनेगा यहाँ पर वो होगा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। अल्फ़ाबेटिक वर्णमाला का जो एक क्रम बनेगा वो पहले प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। दूसरे प्रकार में क्या बनेगा, दूसरे प्रकार में जो अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम्स में दूसरा प्रकार है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। हम अल्फ़ाबेट्स को कोड करके क्वेश्चन बनाया जाता है, जिसे बोलते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। और तीसरा प्रकार जो होगा क्वेश्चन बनाने का वो क्या होगा, वो होगा पेयर फॉर्मेशन। तीसरा प्रकार पेयर फॉर्मेशन। एक चीज़ और, जिस चीज़ की हमें लगेगा जिस चीज़ की हिंदी बताना अति आवश्यक है उस चीज़ की हम हिंदी बताएंगे, वरना हिंदी से कोई विशेष मतलब नहीं। आप इस चीज़ को हिंदी में ही जानिए। ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसकी हिंदी जानने का कोई मतलब नहीं। इसकी हिंदी हार्ड ही है, बल्कि इंग्लिश से हार्ड ही पड़ेगी, तो हिंदी जानने से कोई मतलब है नहीं। जिस तरह हम मशीन को मशीन ही जानते हैं, मशीन की हिंदी जानने से कोई विशेष मतलब नहीं है। तो जो चौथे प्रकार का क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा लेटर सीरीज। लेटर सीरीज। और पांचवें प्रकार का जो क्वेश्चन बनेगा वो होगा वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड और जो छठे प्रकार का क्वेश्चन होगा वो होगा एट लास्ट, जिसे आप लोग पढ़ते भी हैं किताबों में। डिक्शनरी बहुत फेमस वर्ड है। डिक्शनरी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसे पढ़ने का एक तरीका होता है कि उसमें वर्ड्स को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, किस तरह से रखा जाता है, उसका एक फार्मूला होता है। तो उसे भी हम सीखेंगे इस चैप्टर में। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स में टोटल जो है 6 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे।
पहला होगा अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, दूसरा होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग, तीसरा होगा पेयर फॉर्मेशन, पेयर करके क्वेश्चन बनाए जाएंगे इसमें से अल्फ़ाबेट को, चौथा होगा लेटर सीरीज़, लेटर की एक सीरीज़ होगी जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पांचवा होगा वर्ड फॉर्मेशन और छठा होगा डिक्शनरी। तो डिक्शनरी जो हम लोग इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, तो डिक्शनरी में जो है किस तरह से उसमें जो है वर्ड्स को किस तरह से एडजस्ट किया गया डिक्शनरी में। तो ये टोटल 6 प्रकार हैं अल्फ़ाबेट्स को सीखने के। तो मैं इसे रब कर रहा हूँ, आशा करते हैं आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा, नहीं तो वीडियो को बैक करके भी या पॉज करके भी आप जो है इस चीज़ को उतार सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स अपने आप में एक अद्भुत ज्ञान है। जिस तरह से हम नंबर्स को सीखते हैं इंग्लिश में, उसी तरह से हम अल्फ़ाबेट्स को सीखते हैं। ये टोटल 26 लेटर्स ही इन्हीं का पूरा खेला है इस चैप्टर में। तो मैं लिखता हूँ टोटल ये 26 लेटर्स यहाँ पर, ABCDEF GHIJKL MNOPQRST UVWX Y और Z। तो टोटल 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स में A to Z। तो हम सीखेंगे इनकी प्लेस वैल्यू। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, यहाँ लिख देते हैं हम। पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं सबकी। ए की 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5, एफ की 6, जी की 7, एच की 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। तो अब सवाल ये नहीं है कि इनकी प्लेस वैल्यू ये होती है, ए की 1 होती है, एन की 14 होती है, वाई की 25 होती है। प्रश्न ये है कि इस चीज़ को याद कैसे किया जाए। आप बचपन से सीखते चले आ रहे हैं ABCDEFGH। पहले आपने लेटर सीखा, फिर आपने वर्ड सीखे, फिर आपने सेंटेंस सीखा, लेकिन इस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं गया कि हम इनकी प्लेस वैल्यू भी होती है। और रीजनिंग में यही सिखाया जाता है, यही बताया जाता है रीजनिंग में कि इनकी प्लेस वैल्यू का प्रयोग करके ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अल्फ़ाबेट चैप्टर का नाम जो दिया गया है उसमें पूरा जो तमाशा है इन्हीं 26 लेटर्स पर ही आधारित है। तो हम सिखाते हैं आपको कि कैसे इन्हें याद किया जाए। तो 2 तरीके हैं, बहुत पुराने तरीके हैं। तो देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं। पहला है इजोटी। हम इन 5 लेटर्स को याद करके इन्हीं की प्लेस वैल्यू को याद करके बाकी सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू निकालते हैं इन्हीं के रिस्पेक्ट में। जैसे ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, जे की होती है 10, ओ की होती है 15, टी की होती है 20 और वाई की होती है 25।
तो ये 5-5 के अल्टरनेट पोजीशन पे हैं, 5-5 के अंतराल पे हैं ये। ई का क्या होता है 5, जे का क्या होता है 10, ओ का क्या होता है 15, टी का क्या होता है 20 और वाई का होता है 25। तो जैसे मान लीजिए हमें बी का निकालना हुआ या हमें एफ का निकालना हुआ, तो हम ई का याद रखेंगे, हम इन पांचों को याद रखेंगे, हम इन पांचों लेटर्स की प्लेस वैल्यू को याद रखेंगे। उसके बाद फिर हम निकालेंगे, जैसे हमें जी का निकालना हुआ, तो अगर हमें मालूम है ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, तो ई एफ जी यानी 5, 6, 7, यानी जी की क्या होगी 7 होगी। तो जी कहाँ है, जी यहाँ पर है। तो इस तरह से हम जी का निकाल लेंगे। अगर हमें यू का निकालना हुआ तो क्या करेंगे, भाई हमें टी की मालूम है, टी क्या होती है 20, तो टी के बाद क्या आता है यू, यानी यू की कितनी होगी 21। हमें अगर के की निकालना है तो क्या करेंगे हम, भाई जे की कितनी होती है 10, जे के बाद क्या आता है के आता है, तो के की प्लेस वैल्यू क्या होगी 11। तो इसी तरह से हम जितने भी लेटर्स हैं सबकी प्लेस वैल्यू इसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। इन पांचों लेटर्स की प्लेस वैल्यू को याद करते हैं, यानी इनके स्थानीय मान को, मतलब इस वर्णमाला में जो ई का स्थान है वो 5वां है। यहाँ से पहला स्थान किसका है ए का है, दूसरा स्थान किसका है बी का है, तीसरा सी का है, चौथा डी का है और 5वां किसका है ई का है। इसी तरह से 26वां स्थान जेड का है। तो इस तरह से हम इनकी प्लेस वैल्यू को फाइंड करते हैं, प्लेस वैल्यू को प्राप्त करते हैं इस तरीके के माध्यम से। ये पहला तरीका है इजोटी। इजोटी हम याद रखेंगे और ई की वैल्यू 5 होगी, ई की प्लेस वैल्यू, जे की 10 होगी, ओ की 15 होगी, टी की 20 होगी और वाई की 25 होगी। तो इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं की रिस्पेक्ट में हम, जैसे यक्स का निकालना हुआ तो क्या करेंगे, हमें टी का मालूम है या वाई का मालूम है, वाई के नज़दीक यक्स पड़ता है, तो भाई यक्स के वाई के पहले क्या आता है यक्स, तो वाई का क्या होता है 25, तो वाई के पहले यक्स आ गया तो 24 हो गया यक्स का। तो इसी तरह से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। हमें क्यू का निकालना हुआ तो क्या करेंगे, भाई क्यू किसके नज़दीक में आता है ओ पी क्यू, ओ का कितना होता है 15, पी का 16, क्यू का 17। और एक तरीका और है, उसे भी सीख लेते हैं थोड़ा सा। इस अल्टरनेट उसकी पोजीशन यहाँ से बगल में यहाँ दिख रहा होगा शायद, यहाँ लिख लेते हैं उसको। यही दो तरीके सिखाए जाते हैं। इसको रेड से लिखते हैं। सी फिलोरक्ष, ये 3-3 के अंतराल पर इनकी पोजीशन है। तो यहाँ लिखेंगे इनकी प्लेस वैल्यू, सी की 3 होती है, एफ की 6 होती है, आई की 9 होती है, एल की 12 होती है, ओ की 15 होती है, आर की 18, यू की प्लेस वैल्यू 21 और एक्स की 24। दूसरा तरीका अल्फ़ाबेट्स को याद करने का ये होता है, सी फिलोरक्ष, याद रखेंगे इस चीज़ को। अब बाकी इसी के रिस्पेक्ट में हम किसी का भी निकाल लेंगे। जैसे मुझे अगर निकालना हुआ जे का, तो भाई आई के बाद जे होता है, आई इसमें कहाँ पर है यहाँ पर है, आई की प्लेस वैल्यू कितनी है 9 है, तो आई के बाद क्या आता है जे, तो जे की कितनी होगी 10। इसी तरह से मुझे यम का निकालना हुआ, भाई यम का निकालना हुआ तो हम जानते हैं यल के बाद क्या आता है यम, और इसमें यल दिया हुआ है और यल की प्लेस वैल्यू कितनी है 12, तो यम का कितना होगा 13। ऐसे किसी का भी हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पी का निकालना हुआ तो ओ का हमको मालूम होना चाहिए। इसमें सी फिलोरक्ष में देखेंगे तो ओ की पोजीशन क्या है 15 है। भाई 3-3 के अल्टरनेट पे है सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स, इस तरह से याद रखेंगे इस चीज़ को। तो अल्टरनेट यानी 3-3 के अंतराल पे इनकी पोजीशन है। उसके बाद हम इस सूत्र के माध्यम से, इस फार्मूले के माध्यम से हम किसी की भी प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन
ये तरीके आप लोगों को सिखाए जाते हैं एग्ज़ाम में। फ़िलहाल मैं ये तरीका आप लोगों को सिखाने वाला नहीं हूँ। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि किस तरीके से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन को निकाला जाता है, किस तरीके से इनकी प्लेस वैल्यू जो है याद रखी जाती है। लेकिन ये तरीका मुझे बहुत कारगर नहीं दिखता है, बहुत कारगर नहीं लगता है। मैंने किस तरीके से याद किया इनकी प्लेस वैल्यू को। अब भाई मुझसे पूछेंगे तो मैं 1 सेकंड का समय लूँगा, फिर बता दूँगा किसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो मैं वो अद्भुत तरीका बताता हूँ आप लोगों को, जिससे आप बहुत ही कम समय में जितने भी 26 लेटर्स हैं A to Z, उनकी प्लेस वैल्यू बस आप 2-4 घंटे मेहनत करेंगे, उसके बाद आपको सारी प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी। तो आइए सीखते हैं वो तरीका जिस तरीके से आप इन 26 लेटर्स की प्लेस वैल्यू को आसानी से याद रख पाएंगे, लंबे समय तक याद रख पाएंगे। लंबे समय तक क्या, मैं तो कहूँ जीवन पर्यंत आपको याद रहेगा। तो सीखते हैं वो तरीका क्या है। जिस तरीके से मैंने याद किया, मैंने न तो कभी इजोटी को फॉलो किया, न ही कभी सी फ्लोरक्स को फॉलो किया, क्योंकि थोड़ा सा एडजस्टमेंट मुझे थोड़ा नहीं हो पा रहा था सी फ्लोरक्स और इजोटी। तो मैंने एक नया तरीका ईजाद किया। मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मैं इसे अपने तरीके से याद करूं। इस तरीके से तो सब याद रखते हैं, क्यों ना कोई ऐसा तरीका खोजा जाए जिसमें इजोटी और सी फ्लोरक्स को याद करने का कोई झंझट ही ना हो। तो भाई मेरे दिमाग में क्या आया, मेरे पास मोबाइल थी, मैं ऐसे बैठा हुआ था, मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं कि मैं 26 लीटर्स की प्लेस वैल्यू को आसानी से याद रख पाऊँ। तो मेरे दिमाग में अचानक एक तरकीब सूझी। मैंने क्या किया, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में, मेरे मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर्स थे, और उन सभी के नाम मैंने हिंदी में लिखने का मतलब क्या है, अंक गणित में लिख दिए। जैसे हमारे एक दोस्त थे, दोस्त कौन थे, विक्रम सिंह। इनका कांटेक्ट नंबर था हमारे मोबाइल में। मैंने क्या किया, इनका नाम विक्रम सिंह ना लिख के, ना तो ये विक्रम सिंह है, मैंने इनका नाम अंक गणित में लिख दिया। अंक गणित में मतलब कहने का क्या मतलब है, इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू में लिख दिया मैंने इनका नाम। पहले मैंने क्या किया, मैंने एक कॉपी ली, कॉपी के पेज में मैंने A to Z सारे 26 लेटर्स लिखे, सभी की प्लेस वैल्यू लिखी, मुझे याद तो था नहीं। फिर मैंने क्या किया, सारी प्लेस वैल्यू लिखने के बाद मैंने सारे नंबर्स के जितने भी मेरे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर थे, उनमें पहला नंबर क्या था, विक्रम सिंह का। तो मैंने इनके जो है अल्फ़ाबेट्स को मैंने अंक गणित में लिखना प्रारंभ किया। मैंने पहले देख कर मैंने स्टार्टिंग किया लिखना। मैंने भाई देखा वी का क्या होता है, तो मैंने देखा, पहले कॉपी खोल के मैंने सामने कॉपी रख दी, मैंने देखा वी का होता है प्लेस वैल्यू 22। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने आई का देखा, आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है। आई की प्लेस वैल्यू मैंने देखी तो वहाँ मिला मुझे 0.9। अच्छा, एक चीज़ याद रखना है, ज़रूरी बात है कि A B C D E F G H और I, यानी 1 से लेकर 9 तक, इनकी प्लेस वैल्यू को जब भी हम लिखेंगे तो हम 2 अंक में लिखेंगे, 0 1। जैसे A का 1 होता है, A का 1 होता है, A को हम केवल 1 ना लिखकर 0 1 लिखेंगे, B को हम केवल 2 ना लिखकर 0 2 लिखेंगे, C को हम केवल 3 ना लिखकर 0 3 लिखेंगे। इसी तरह से D को 0 4, E को 0 5, F को 0 6, G को 0 7 और H को 0 8, I को 0 9।
बाकी सब डबल अंक में है। भाई आई के बाद जे आता है तो जे का होता है 10, यानी 10, जे के बाद के आता है तो के का होता है 11। इसी तरह से सब डबल अंक में होते हैं। ये सिंगल डिजिट्स में होते हैं, इसलिए हमने इनको डबल डबल कर दिया। ये ए का 01, बी का 02, सी का 03, डी का 04, ई का 05, एफ का 06, इसी तरह से आई का 09। तो इतना तो हमने लिख लिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी कॉपी के पेज से सारे लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू थी, हमने उन्हें देख देख कर लिखना प्रारंभ किया। देख देख कर जब हमने लिखना प्रारंभ किया तो भाई मैंने देखा वी की प्लेस वैल्यू 22 है, आई की प्लेस वैल्यू 9 है और के की प्लेस वैल्यू 11 है। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है दो दो अंक लिख रहा हूँ। देखिए ये, फिर ए की प्लेस वैल्यू वी आई के हुआ है ना, आर की प्लेस वैल्यू 18 है, ए की प्लेस वैल्यू 01 और यम की प्लेस वैल्यू 13 है। मैं ये सारा काम कॉपी में देख देख के कर रहा हूँ। आप सभी को भी ये सारे काम कॉपी में देख के करना है। फिर आप लोग सोच रहे होंगे सर कॉपी में देख के ही करना है तो याद कैसे होगा? बता रहा हूँ तरीका कैसे याद होगा। फिर हमने सिंह को लिखा, यस का होता है 19, आई का होता है 09, यन का होता है 14, जी का होता है 7 तो 07। जहाँ सिंगल डिजिट आए वहाँ 0 के साथ में लिखना है। एच का होता है 8 तो 08। ये मैंने इसी तरह से मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर थे मैंने सभी को इस तरह से लिख दिया। अब अगर मेरे मोबाइल में किसी का फ़ोन आएगा, किसी की कॉल आएगी तो क्या उसमें क्या छपेगा? ये छपेगा। ये ना छप के ये छपेगा। ये अब मैंने लिखना था, मैंने लिख दिया, मैंने देख देख के। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जब मैं लिख रहा था तो मैं जैसे ही मैंने 10-12 नंबर नोट कर लिए उसके बाद मुझे ये चीज़ें याद होने लगी। भाई मुझे वी की प्लेस वैल्यू याद हो गई 22 है, आई की प्लेस वैल्यू याद हो गई। भाई जब बार बार जो चीज़ें आ रही हैं तो वो याद होती चली गई। फिर क्या हुआ, 10-12 नंबर नोट करने के बाद मैंने सारे नंबर अपने से ही नोट कर डाले। हालांकि प्रेजेंस ऑफ माइंड उसमें दिमाग भाई काम किया, चीज़ें याद हो गई। लेकिन हम कोई चीज़ याद तो कर लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद भूल जाते हैं। लेकिन भाई अब मोबाइल है तो फ़ोन तो आएगा ही। अब फ़ोन आएगा तो पहचानना पड़ेगा ना कि किसका नंबर है। विक्रम सिंह का मान लीजिए फ़ोन आ गया तो मैं कैसे पहचानूंगा कि विक्रम सिंह का नंबर है, किसका नंबर है ये? उसमें नीचे नंबर नहीं, नंबर भाई हाइड था, केवल नाम शो करता था बस केवल। तो फिर मैं जब किसी का फ़ोन आता था तो मैंने क्या किया, मैं पहले नाम को पढ़ता था उसके बाद ही फ़ोन उठाता था। जब तक मैं नाम पढ़ न लूँ तब तक मैं कॉल रिसीव नहीं करता था। तो इस तरह से मुझे ये चीज़ें याद होती चली गई और बस मुश्किल से 1 दिन की मेहनत, फिर मुझे सारे अल्फ़ाबेट्स के नंबर की प्लेस वैल्यू ऐसे चुटकियों में दिमाग में सारी घुस गई। तो इसी तरह से आपको भी याद करना है। मेरे कहने का सार यही है कि आप लोग इज़ोटी और सी फिलोरक्स को याद ना करके इस तरीके को अपनाएंगे तो आप लंबे समय तक इस चीज़ को याद रख पाएंगे। जैसे मुझे फिर दोबारा कभी याद नहीं करना पड़ा, मुझे आज भी चीज़ याद है, मैं उस पर कभी ध्यान दूं या ना दूं, लेकिन मुझे चीज़ें याद हैं। और हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, मान लीजिए सबके पास मोबाइल हो सकता है ना हो, तो उसका भी तरीका है। तरीका क्या है? आपके पास कॉपी पेन तो होगी ना, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं आपके पास कॉपी पेन होगी। आप क्या कीजिए, आपके जितने भी भाई बहन, रिश्तेदार, सगे संबंधी, यार दोस्त जितने भी हैं, जितने लोग भी हैं, सबका नाम अपनी कॉपी पर लिखिए। उसके बाद उनकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। पहले एक बार A to Z सारी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए।
उसके बाद सब का नाम बारी बारी से उनकी प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखिए। फिर देखिए आप जैसे ही 8-10 नाम लिखेंगे उसके बाद आपको लगेगा कि जैसे मान लीजिए किसी का नाम आएगा, सोहन है किसी का नाम, तो यश का, यश से पहले चालू होगा तो आपको याद आ जाएगा कि यश की प्लेस वैल्यू ये है। तो इसी तरह से धीरे धीरे सारी प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएंगी। ये मेरा अपना अनुभव है, निजी अनुभव है, और मुझे इसी तरह से याद हुई, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक बार इसे आजमा के ज़रूर देखें आप लोग, तो इस तरह से आप सीख पाएंगे इस चीज़ को। लेकिन इसके लिए अभ्यास अति आवश्यक है, नियमित रूप से अभ्यास। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और असरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। जिस तरह से ये नारा जानते हैं कि नहीं आप लोग, कुआं, शुद्ध हिंदी कुआं है उसका, गांव में लोग ये नारा कहते हैं। तो उस पर जो बाल्टी खींचने के लिए रस्सी से जो बाल्टी खींची जाती है उस पर एक पत्थर का बना हुआ होता है, तो उस पर निशान वो लगातार जब खींची जाती है, पहले अब तो लकड़ी की लगाते हैं, लोहे की लगाते हैं, पहले पत्थर की लगती थी वो, तो उस पर रस्सी बार बार खींचने से निशान पड़ जाता था। तो वही कहते थे कि नियमित अभ्यास मतलब डेली बाल्टी खींची जाती थी तो उस पर वो भी पत्थर भी घिस जाता था। तो वही कहते हैं कि भाई करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो सुजान, यानी नियमित रूप से एकाग्रचित होकर आप अगर किसी चीज़ का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। तो इस अल्फ़ाबेट्स की सीरीज़ को, आप अल्फ़ाबेट्स को याद करना है आपको, तो लगना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 1 दिन 2 दिन 4 दिन अगर आप लगेंगे, आप कुछ भी सोचेंगे, किसी का नाम सोचिए अपने दिमाग में, उसको प्लेस वैल्यू के फॉर्म में सोचिए कि हमारे दोस्त हैं, इनका फला नाम है, तो उनकी प्लेस वैल्यू में अपने नाम की प्लेस वैल्यू बनाइए, अपने पिताजी के नाम की प्लेस वैल्यू बनाइए। तो इस तरह से बनाइए आप। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रवेश करने के 2 तरीके हैं। विषय हो गया A B C D E .Z तक। एक ये प्रवेश द्वार है और दूसरा प्रवेश द्वार ये है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में हम यहाँ से भी प्रवेश कर सकते हैं और यहाँ से भी, यानी ए से भी प्रवेश कर सकते हैं और जेड से भी हम अंग्रेजी वर्णमाला में प्रवेश कर सकते हैं। अब भाई ये प्रवेश द्वार हैं तो इनके कुछ नाम भी तो होंगे, तो इनका नाम दिया गया लेफ्ट हैंड, इनको लेफ्ट हैंड कहा गया और इनको राइट हैंड कहा गया। यानी हिंदी में ये है बायां प्रवेश द्वार और यह दायां प्रवेश द्वार है। अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम ए से प्रवेश करेंगे तो बायां प्रवेश द्वार कहा जाएगा, यानी हम बाएं गेट से जो है अंग्रेजी वर्णमाला में प्रवेश कर रहे हैं। अगर हम दाहिने गेट से प्रवेश करेंगे तो यानी जेड से प्रवेश करेंगे हम अंग्रेजी वर्णमाला में। तो जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जिस तरह से जैसे क्वेश्चन देखते हैं, आइए कि एक प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाहिने दूसरा अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरा अक्षर
क्या होगा? जी भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाहिने दूसरा अक्षर क्या होगा, यह प्रश्न है। तो भाई इसने क्या कहा है, इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि बाएं से, यानी हमें प्रवेश कहाँ करना है, हमें प्रवेश किस गेट से करना है? भाई बाएं गेट से प्रवेश करना है। इन्होंने क्या कहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, यानी बाएं से प्रवेश करने पर जो पांचवा अक्षर पड़ता है उसके दाहिने दूसरा अक्षर बताना है हमें। तो सबसे पहले हमारे लिए प्रश्न ये है कि हमें पहले पांचवा अक्षर ढूंढना पड़ेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो भाई बाएं से पहला अक्षर कौन सा होगा, ये पहला अक्षर ये हो गया। दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ये। तीसरा होगा ये। चौथा होगा ये। और ये कौन सा होगा, पांचवा अक्षर। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, ई। अगर यही क्वेश्चन कहता कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो क्या करते, तो हम इस गेट से प्रवेश करते, राइट हैंड से। तो भाई राइट हैंड से पहला अक्षर कौन सा है, ये जेड हो गया। जेड के बाद होता है वाई, वाई के बाद होता है यक्स, यक्स के बाद होता है डब्लू, और डब्लू के बाद होता है वी। यानी ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये पांचवा हो गया। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में अगर ये पूछता कि बायां ना देख के दायां अगर कहता, तो भाई दाहिने से पांचवा अक्षर क्या होता है, वी। यानी ये होता भाई पांचवा अक्षर दाहिने से। लेकिन प्रश्न में तो ये पूछा नहीं है। प्रश्न में क्या पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, यानी हमें बाएं गेट से प्रवेश करना है, बाएं से पांचवें अक्षर के। तो भाई पांचवा अक्षर कौन सा हुआ, ये ई हो गया। अब पांचवें अक्षर के दाहिने दूसरा अक्षर क्या होगा। अब बात फंस गई यहाँ पे। अब इसका बायां और दाहिना क्या होगा, भाई इसका बायां और दायां क्या होगा। तो भाई इसका जो बायां होगा वो आपका बायां होगा। भाई आपका बायां क्या है, ये है। आपका दाहिना क्या है, ये। आप मान लीजिए आप ई हैं, आपका बायां क्या हो गया, ये। आपका दाहिना क्या हो गया, ये। अब हमें जाना कहाँ है, हमें बाएं अक्षर के दाहिने जाना है। तो दाहिने कितने अक्षर जाना है, दाहिने दूसरा अक्षर। तो भाई ई के बाद क्या आता है, यफ, और यफ के बाद क्या आता है, जी। तो 5 के बाद ये 6 और ये 7, तो ये होगा 7वां अक्षर, जी। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, जी। भाई अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाहिने दूसरा अक्षर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में हमने प्रवेश किया कहाँ से, बाएं फाटक से, बाएं गेट से, यानी ए से पांचवा अक्षर क्या है, ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ई का स्थानीय मान कितना होता है, 5 होता है। तो 5 तो हो गया ई का स्थानीय मान। अब भाई इसके दाहिने जाना है हमें, तो इसका दाहिना क्या है, ये। इसका बायां क्या है, ये। लेकिन हमें जाना दाहिने है, तो हम भाई जाएंगे दाहिने। तो दाहिने छठा कौन सा, ये है। 7वां कौन सा, ये। यानी इसके दाहिने पहला ये है, दूसरा हमें जाना है, तो हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ जी के पास। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। यानी क्या होगा उत्तर, जी। कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाहिने दूसरा अक्षर क्या होगा, जी। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम बदलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से ये कहता 9वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा।
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? तो भाई अंग्रेजी वर्णमाला में जब भी पहले हमें सबसे पहले क्या देखना, हमें पहले ये देखना है कि हम प्रवेश किस द्वार से कर रहे हैं, बाएं से या दाहिने से। तो हम कहाँ से प्रवेश कर रहे हैं? बाएं से प्रवेश कर रहे हैं। तो भाई बाएं से पहले हमें 9वां अक्षर ढूंढना है। तो इसके लिए हमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो 9वें अक्षर की प्लेस वैल्यू क्या होती है? पहले इसको मैं रफ करता हूँ, जो ऊपर लिखा हुआ है इसको मैं फिर से लिखता हूँ। ये हो गया ए, हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। 9वां अक्षर मैं लिखता हूँ यहाँ पर आई। तो हमें पहले अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रवेश करना है। तो बाएं से हमने प्रवेश किया, ये यहाँ से ए से। यहाँ से 9वां अक्षर क्या है? आई है। यहाँ से 9वां अक्षर क्या है? आई है। तो भाई 9वें अक्षर के फिर हमें बाएं दूसरा अक्षर बताना है। तो भाई ये 9वां अक्षर है, अब इसका बायां और दाहिना क्या होगा? इसका बायां होगा आपका बायां, इसका दाहिना होगा आपका दाहिना। अगर मैं इसे डाट डाट कर पूरा लिखूं तो ये जेड तक जाएगा। अब हमें इसके बाएं दूसरा अक्षर बताना है। तो भाई आई के पहले क्या होता है? एच, और एच के पहले क्या होता है? जी। तो इसके बाएं दूसरा अक्षर बताना है। तो दूसरा अक्षर क्या हो गया? दूसरा अक्षर हो गया जी। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। भाई अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो पहले हमने बाएं से प्रवेश किया। बाएं से 9वां अक्षर क्या है? आई है। अब आई से हमें बाएं और दाएं जाने के लिए डिसाइड करना है आई से। तो भाई आई का जो बायां होगा आपका बायां, आई का जो दाहिना होगा आपका दाहिना होगा। आई का बायां, आई के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? आई के बाएं पहला अक्षर क्या है? एच, और दूसरा अक्षर क्या है? जी। तो जी हो गया इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? जी। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा ये। और इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। अपने नेक्स्ट सेशन में हम लेकर आएंगे इससे कुछ आगे की बातें, और कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसी ट्रिक्स जो इन क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, जिनकी सहायता से आप कुछ ही सेकेंड्स में इन्हें लगा पाएंगे। ये तो बेसिक मेथड है। बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सब्जेक्ट का। जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे तब तक आप चीज़ों को फील नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हमने जो तरीका बताया आप लोगों को याद करने का, हम समझ रहे हैं कि हम समझ पा रहे हैं कि आप लोग उस तरीके पर अमल करेंगे और उसी तरीके से याद करेंगे, और चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। अल्फ़ाबेट्स आपको आसानी से याद हो जाएंगे। Y1 स्टडी पॉइंट पर आप लोग जुड़िए, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को जोड़िए। हमारी पूरी टीम अथक परिश्रम कर रही है। इस लॉकडाउन में आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ताकि आप लोग जो है जैसे ही कंडीशन सही होती हैं, परीक्षाएं होती हैं, सफलता लीजिए। और बस इतना ही कहेंगे इस सेशन में हम। धन्यवाद।